हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मोशन चैप्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में एक्सेलरेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक्सेलरेशन, it is defined as the rate of change of velocity, that is acceleration is equal to change in velocity divided by change in time, that is rate of change of velocity of an object. Then there is characteristics of acceleration. It is a vector quantity. It can be positive, negative or zero. If acceleration is positive, then it means velocity is increasing, and if it's negative, it means velocity is decreasing, and negative acceleration is known as retardation. Negative acceleration is known as retardation. Then its SI unit is meter per second square and CGS unit is centimeter per second square, and the dimensions of accelerations are m raised to power 0, l raised to power 1 and t raised to power minus 2, and these dimensions are always be in a square brackets, that is this. Then types of acceleration. First one is uniform acceleration. When velocity changes in equal amount in equal interval of time, it is known as uniform acceleration. जब भी किसी बॉडी की velocity equal amount में change हो in equal interval of time, उसे हम uniform acceleration बोलते हैं. When velocity changes in unequal amount in equal interval of time, it is known as non-uniform acceleration. And instantaneous acceleration is defined as the acceleration of body at a particular instant of time. ओके, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी. देन वी विल मूव टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी. किसी भी एक बॉडी की टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ इट्स मोशन मीन्स कि कोई भी ऐसी बॉडी टेंडेंसी बॉडी की, ताकि वो जो उसकी रेस्ट की स्टेट में, मोशन की स्टेट में किसी अपने अंदर चेंज होने के, उस बॉडी को चेंज होने में जो रेजिस्ट करे, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी. इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट्स SI यूनिट इज़ kg. देन देयर इज़ टाइप्स ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. जो किसी बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज ना करने दे, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट्स SI यूनिट इज़ kg. देन एग्जाम्पल, व्हेन अ बस suddenly starts moving forward, the passengers of the bus fall backward, but this is because the lower part of body being in contact with bus come in motion, but upper part of the body remain at rest, hence pull backwards. जब भी कोई बस मूव करना शुरू करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो पैसेंजर होते हैं वो हमेशा बैकवर्ड की तरफ पुल होते हैं. ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है किसी भी पर्सन की बॉडी का, वो इन कंटेक्ट विद बस होता है, और जैसे ही बस मोशन में आती है तो जो लोअर पार्ट होता है वो भी मोशन में आ जाता है. बट द अपर पार्ट स्टिल टेंड्स टू एट रेस्ट. जो अपर पार्ट होता है वो तब भी रेस्ट में होता है. दैट्स वाई अ पर्सन पुल्स बैकवर्ड. देन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. Inertia of motion is the inability of body to change its state in a state of motion. किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, उसे हम बोलते हैं inertia of motion. Passenger fall forward when a fast moving bus suddenly stops. This is because the lower part in contact with bus comes to rest
बट द अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन इन द मोशन, देयरफॉर द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। मीन्स कि जब भी कोई पैसेंजर मूविंग बस से निकलने की कोशिश करता है तो जो लोअर पार्ट होता है वो बस के कंटेक्ट में होता है, इसीलिए वो रेस्ट में आ जाता है। बट जो अपर पार्ट होता है वो स्टिल रेस्ट में नहीं आता है, वो स्टिल मोशन में होता है। डेट्स बाय जो पैसेंजर है हमेशा फॉरवर्ड फॉल करता है। देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनएबिलिटी टू बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वी यूज़ अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन द रेन ड्रॉप्स देमसेल्फ कांट चेंज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू वेट अस। मतलब कि जब भी बारिश हो रही होती है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला लेते हैं। जो बारिश का मोशन होता है वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, बट इन ऑर्डर टू बेट अस द रेन नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देन इज फोर्स। what is force? It is the force is an external agent in form of push or pull which either changes or tends to change the position and direction of body. फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल जो टेंडेंसी रखती है किसी बॉडी को मोशन को, उस बॉडी की डायरेक्शन को, उस बॉडी को पोजीशन को चेंज करने में। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन एंड देन इज लीनियर मोमेंटम। द क्वालिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम। जो क्वालिटी ऑफ मोशन किसी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम समझने के लिए कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी having mass m1 and m2 where m1 is greater than m2, both moving with same velocity. Now the force needed to stop a heavy ball will be more than the lighter ball b. This shows that momentum p is directly proportional to mass m of the body. p is directly proportional to mass m of the body. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बॉल्स लेंगे a and b। जो एक बॉल का मास होगा m1 ए वाली का, और जो b वाली बॉल होगी उसका मास होगा m2। ए वाली का मास होगा m1 और जो b वाली का मास होगा वो होगा m2। जो m1 है वो ग्रेटर देन m2 है। जब दोनों बॉल्स सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो हमें भी पता है जो हैवी वाली बॉल होगी उसे ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी रुकने के लिए एज कंपेयर टू लाइटर बॉल बी। दिस शोज दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हैंस देन now let both bodies of same mass but different velocity is now force required to stop the fast moving ball will be more than the slow moving ball. This shows that momentum is directly proportional to velocity. उसके बाद हमने देखना है कि दोनों जो बॉल्स हैं उनका मास सेम है बट उनकी जो velocities हैं वो डिफरेंट हैं। जब उनकी velocities डिफरेंट होंगी तो जो बॉल जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी रुकने के लिए, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसे कम फोर्स चाहिए होगी। दैट्स वाई मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ऑन कंबाइनिंग p directly proportional to m and p directly proportional to v, we get p is directly proportional to m v and P is directly equal to K M V, where K is proportionality constant and its value is 1. Therefore, P is equal to mv. That is the expression for linear momentum. P equals to mv. It is a vector quantity and its SI unit is kg meter per second, and its dimensions are m1, l1 and t minus 1. Now we will move to Newton's first law of motion. According to this law, a body at rest will remain at rest and body in uniform motion will continue its motion until an external force is applied to change its state. जो न्यूटन था उसने मोशंस के लॉस दिए थे उसने मोशन के। अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट लॉ उसने बोला कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है
वो बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पे बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक इज़ kept on table, a book is kept on table will continue to remain at rest until we apply a force to pick it. The net force acting on book is zero, but still there are two forces acting on it. एग्जाम्पल में एक बुक है जो टेबल पे पड़ी है, वो बुक टेबल पे तब तक ऐसे ही अपनी जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको कंटिन्यू रखेगी जब तक हम उस बुक को उठाते नहीं हैं, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करते हैं। बट जो बुक है उस पे उसकी जो नेट फोर्सेस हैं बुक पे वो ज़ीरो है, बट स्टिल जो दो फोर्सेस हैं उस बुक पे एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली है वेट mg of the body which is acting vertically downward, and the normal reaction which is perpendicular to the state surface, that is ये बुक पड़ी है ये टेबल पे, इस बुक का जो वेट mg है ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा एक्ट कर रहा होगा ये फोर्स वेट mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड जो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बुक ये एक्ट कर रही होगी। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी तो ये एक दूसरे का जो नेट इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देंगी, नेट इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। दैट्स बाय जो बुक है वो रेस्ट पे रहेगी। दीज फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर, दैट्स बाय द बुक remains at rest. Now let us take one more example. अगर हम कोई बॉल को मोशन में लाते हैं तो वो बॉल कुछ समय के बाद जो रुक जाती है। मीन्स कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बोला था कि जब तक एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक जो वो बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगी, या अगर मूवमेंट में है, मोशन में है तो वो उसका मोशन है उसको कायम रखेगी। बट यहाँ पे जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फेल हो रहा है। कैसे कि अगर हम एक बॉल को मूव कराना शुरू करते हैं, आफ्टर सम टाइम दिस बॉल स्टॉप, वी ऑल नो आफ्टर सम टाइम्स दिस बॉल स्टॉप्स मूविंग, दिस इज़ द फेलियर ऑफ वायलेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जो बॉल है अगर ये बॉल मूव कर रही है तो इस पे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इस बॉल के अगेंस्ट लग रही होंगी, पर वो फोर्सेस हमें नहीं दिखती हैं। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ एयर रेजिस्टेंस, दीज फोर्सेस are acting on this ball to stop its motion, but they are not visible to us. That's why after some time moving ball stops, and it's never violate Newton's first law of motion. And the Newton's first law of motion always define forces, and it is also termed as the law of inertia, because under this law inertia is what? Inability of body to change its state of resist its motion or resist its state. Okay, but and same Newton's first law of motion is inability of according to this law anything at rest will remain at rest, or in motion will remain at motion unless or until an external applied force act on it. Now we will move to Newton's second law of motion. According to this law, rate of change of linear momentum is directly proportional to external applied force. जो rate of change of linear momentum है is always directly proportional to external applied force, that is force that is a vector quantity is always directly proportional to rate of change of linear momentum. This is the rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum is F is directly proportional to dp by dt. अब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो दिस फोर्स इज इक्वल टू k dp by dt. This k is a proportionality constant, and in this chapter it is equal to 1. Its values differs in various derivations, but here it is equal to 1. Then if it's equal to 1, then force is equal to dp by dt. This arrow denotes that this is a vector quantity, this is a vector quantity.
okay, but we know that momentum is equals to mass into velocity. Velocity is again a vector quantity. Sorry. Then F is equal to m dv by dt. We all know that rate of change of velocity is acceleration. That's why force is equal to mass into acceleration. This is the mathematical expression for the Newton's second law of motion. That is, how can we derive it? We know that rate of linear momentum is always directly proportional to external applied force. That is, d is equal to directly proportional to dp by dt. Hence force is equal to k dp by dt. K is equal to 1 and p is equal to mb equal to k dmv. V is a vector quantity, dt, and then F is equal to m dv by dt. dv by dt is equal to acceleration, and hence the force is equal to mass into acceleration. This is the mathematical expression for the Newton's second law of motion. Then we will move on to applications of Newton's second law of motion. According to this applications, first one is cricket player lower his hands while catching the ball, because by doing so he increases the time for momentum to become zero. Hence the less retarding force is exerted on his hands, but if he do not lower his hands, then the time for the momentum to change is very small, so the retarding force will be more and hence hands will get injured. मीन्स कि जब भी हम देखते हैं कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है, जो बॉल होती है वो मोशन में होती है, और जो बॉल को कैच करते वक्त जो अपने हैंड्स हैं उनको थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट करता है. ऐसा करने से क्या होता है कि जो बॉल का मोमेंटम होता है उसको इंक्रीज़ करता है, मतलब टाइम को इंक्रीज़ करता है. बॉल की मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए वो क्या करता है, हैंड्स को लोअर करके जो मोमेंटम होती है बॉल की उसको ज़ीरो करता है, टाइम इंक्रीज़ करता है कि उसकी जो मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाए. इसलिए जो रिटार्डिंग फोर्स होगी वो लेस होगी उसके हैंड्स पे, इसलिए उसको इंजरी नहीं होगी. बट इफ़ ही डू नॉट लोअर हिज हैंड्स, जो मोमेंटम चेंज होने का समय होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए जो रिटार्डिंग फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी और उसके हाथ को लग सकती है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर. अगर कोई भी पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे छत से गिर जाता है तो उसको ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू सैंड. देयर इज़ द सेम कंसेप्ट ऑफ कैचिंग अ बॉल. दैट इज़, अगर कोई भी पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो जो सीमेंटेड फ्लोर होता है वो जील्ड नहीं करता, बट जो सैंड होती है वो जील्ड कर जाती है. अगर सीमेंटेड फ्लोर जील्ड नहीं करेगा तो टाइम फॉर मोमेंटम टू बिकम ज़ीरो इज़ वेरी स्मॉल, हैंस द पर्सन गेट्स इंजर्ड. एंड इफ़ ऑन द सेम सैंड अ पर्सन फॉल फ्रॉम द सर्टन हाइट, the time for the momentum to change to become zero is more, and there is a less retarding force and he will not injured. थैंक यू. आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो मास और जो फोर्स हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मास और एक्सेलरेशन हैं दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. देन वी विल लर्न अबाउट इम्पल्स एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू.